नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व वन्यजीव दिवस पर एशियाई शेरों के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की रखी आधारशिला। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता। डेयरी सेक्टर देश के विकास और किसान की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला में संबोधन। कहा, श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ बढ़ रहा है देश। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन। स्वास्थ्य पर कैग की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार हमलावर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बेल्जियम की राजकुमारी से मुलाकात। यात्रा से भारत बेल्जियम और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा। और 97वें ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म अनोरा की धूम बेस्ट डायरेक्टर, एडिटिंग और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का जीता अवार्ड। सल्डाना बनी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सासनगिर पहुंचे। पीएम ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा भी किया। इसे एशियाई शेरों का घर माना जाता है। गुजरात का सासनगिर, जो कि एशियाई शेरों का घर माना जाता है। दरअसल यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार इनकी संख्या में इजाफा हुआ है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए हैं, कई तरह की नीतियाँ बनाई गई हैं, जिससे न सिर्फ जो जैव विविधता है वो कैसे और उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ मानव और वन्यजीव जंतुओं का आपसी समावेश है, उससे कैसे एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण हो सकता है, और उसके लिए जो आवश्यक तमाम बातें हैं उनका लगातार जिक्र करते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आज विश्व वन्यजीव दिवस पर सासनगिर भी पहुंचे। यहाँ पर पीएम मोदी ने सफारी का भी आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के सासनगिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक शरीक हुए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला भी रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी पीएम ने शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही पीएम ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सासनगिर से पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। इन सभी ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं पीएम ने भी उन्हें अहम सुझाव दिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली में भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए एक मार्गदर्शिका पुस्तक का लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने एनडीडीबी और सस्टेन प्लस परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने में डेयरी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र देश के विकास को गति देता है। हम श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त ये दोनों चीजें सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी, ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और अपने बेल्जियम के समकक्ष थियो फ्रिकेन से मुलाकात की। बेल्जियम के राजा फिलिप की बहन राजकुमारी एस्ट्रिड 2 मार्च से 8 मार्च तक भारत की यात्रा पर हैं। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत में आर्थिक मिशन का नेतृत्व कर रही बेल्जियम की HRH राजकुमारी एस्ट्रिड से मिलकर खुशी हुई। विश्वास है कि उनकी यात्रा मजबूत भारत बेल्जियम और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी के लिए अधिक सहयोग को बढ़ावा देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पालम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नजफगढ़ स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र और अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सों और मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण भी किया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने RSTC की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और नजफगढ़, उजवा और पालम में PHCs को भारत सरकार के तहत बनाए रखने की मंजूरी दी। उन्होंने 3 महीने के भीतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र और 6 महीने के अंदर नजफगढ़ स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र के पूर्ण संचालन के निर्देश दिए। जेपी नड्डा ने संस्थान की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में केंद्र सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने जयपुर में 12वें क्षेत्रीय ट्रीआर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। 5 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश साझा करते हुए कहा कि भारत नॉलेज शेयरिंग और नेटवर्किंग को मजबूत करने की राह पर अग्रसर है। 120 से ऊपर ऐसे जो कमेटी हैं जिनका विचार उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भेजा है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत P3 अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल अप्रोच इसका पालन करता है, मजबूती से समर्थन भी करता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भारत हमेशा सर्कुलर इकोनॉमी की यात्रा में अपने अनुभवों और सीखों को सभी के साथ साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य पर कैग की रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट को 28 फरवरी को दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में प्रस्तुत किया था।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सभी जिला स्तरीय अस्पताल में एम्बुलेंस और आवश्यक उपकरण इत्यादि की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ब्लैक लिस्ट कंपनियों से खरीद के साथ एक्सपायरी दवाइयों तक की खरीद की है। दिल्ली के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑक्सीजन, शवगृह और एम्बुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेज की गई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर्ड दवाई को भी पाया गया। साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट का पूर्ण इस्तेमाल तक नहीं किया गया। सरकार में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बड़े पैमाने में प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच की जाएगी, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। कैग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा विधायक हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट पिछली सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। कैग की रिपोर्ट है, चीख चीख के कह रही है पिछली सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार। इसलिए मुझे लगता है कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मैं बार बार एक बात सवाल पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल साहब कहां गायब हैं? रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, आप मुख्यमंत्री रहे 10 साल, आपका जवाब देना बनता नहीं क्या? आप इस सदन के सदस्य तो नहीं हो, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कैग की रिपोर्ट के बारे में कुछ बोल ही दे। मैं चुनौती देता हूं, जरा सामने तो आए एक बार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025 और 26 की अपेक्षा और सुझाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। सरकार विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली का बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से एक ईमेल आईडी भी दी गई है। ईमेल आईडी है विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी 9999962025 जारी किया गया है, जिस पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग महिला संगठनों को 5 मार्च को बुलाया है और 6 मार्च को व्यापारिक वर्ग को बुलाया गया है। इस बार दिल्ली का बजट आम जनता का बजट होगा। विकसित दिल्ली का बजट 2025-26 जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करें। सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट
2025@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी किया है जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। और दिल्ली के बजट के लिए सभी विधायकों से भी सुझाव मांगे गए हैं। इन सभी मुद्दों पर डीडी न्यूज़ के संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा विधायक अजय महावर से बातचीत की। सोमवार को भी दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी रहा और उसमें जो है कैग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा विधायक अजय महावर जी। सर, आज क्या रहा? देखिए, सीएजी रिपोर्ट का जो दूसरा पार्ट स्वास्थ्य विभाग पर प्रस्तुत किया गया है, हर पन्ने पर उनके काले कारनामों का उल्लेख है। और जो लोग हेल्थ मॉडल को अपना सबसे बड़ा मॉडल बताते थे, सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन करते थे, उनकी हालत क्या है? ये मोहल्ला क्लिनिक को भी वर्ल्ड क्लास बताते थे, जहां पर कोरोना के समय में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जो प्राइमरी काम था वो भी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर के दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक करने की बजाय इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय, विभाग, हॉस्पिटल्स को भी बीमार बना दिया। और उसके पीछे उनकी नेता, नीति, नीयत और भ्रष्टाचार, यही मुख्य कारक है। एक एक करके सारी परतें निकल रही हैं। दिल्ली की जनता ने सजा दे दी है, लेकिन कोर्ट और ईश्वर उन्हें सजा देने वाला है। बजट की बात की जा रही है, 24 से 26 मार्च के बीच पेश करने की बात की जा रही है। उससे पहले सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये तो अच्छी बात है। मोदी जी भी ऐसा ही करते हैं। दिल्ली की जनता से अगर अच्छे सुझाव आ जाएं अलग अलग वर्गों से, तो उससे बजट बनाने में सुविधा होती है। उनके जो जनहित के आवश्यक कदम उठाने में आसानी होती है। तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। हमें जनता से बात करके ही बजट बनानी चाहिए और जनता से बात करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। विपक्ष ने भी कुछ तनाव करने की कोशिश करी आज फिर सदन के। विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, उनके काले कारनामे बाहर आ रहे हैं और करेंगे क्या? वो बाबा साहब की तस्वीर की बात करते हैं, कभी परिसर की बात करते हैं, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की बात नहीं करते। पूरी उम्मीद करें दिल्ली की जनता, थोड़ा समय दें। एकदम से स्विच दबाते काम नहीं होता। खजाना खाली है। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेहनत कर रहे हैं। सभी 48 विधायक उनके साथ हैं और हम सब मिल करके इस दिल्ली को सजाने का, संवारने का, स्वस्थ बनाने का, सुंदर बनाने का काम करेंगे। जो जो वादे हमने अपने भाजपा के संकल्प पत्र में किया है, वो धरातल पर उतारकर दिल्ली की जनता को पूर्ण रूप से सुख और मुस्कान देने का काम करेंगे। तो कहीं न कहीं जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बातें कही थी, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी ये दिल्ली की नई सरकार। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया और कई घोषणाएं भी की। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस बजट का आकार 3,17,000 करोड़ का होगा। बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आकार के करीब 38,169 करोड़ रुपए ज़्यादा है। बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में 2.60 लाख राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़, गृह विभाग को 17,831 करोड़, ग्रामीण विकास को 16,093 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का प्रावधान किया है। बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को खरीदने का काम भी किया जाएगा। सभी अनुमंडल और प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का प्रावधान है, जबकि सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की भी घोषणा की गई।
वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में सरकार का वर्ष 2025 और 26 के लिए दूसरा बजट पेश किया। ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा है। उन्होंने अपने हाथों से लिखा बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि पिछले बजट में ज्ञान पर हमारा फोकस था, अब गति पर हमारा फोकस है। प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता मिलेगा। प्रदेश में कर्मचारियों का DA 53% किया गया है, यह अप्रैल से बढ़कर मिलेगा। सड़कों के निर्माण पर नई योजना मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में जानकारी दी गई है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। रेडी टू ईट का कार्य पुनः महिला स्वयं सहायता समूह को देना प्रारंभ कर दिया गया है। आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। बजट में रायपुर दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय से समृद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी 2 कंपनियों IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिए जाने पर बधाई दी है। गौरतलब है कि ये दोनों कंपनियां रेलवे की टिकटिंग, खान-पान, वित्त, रेलवे से जुड़ी अन्य सुविधाएं मुहैया कराती है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने रोहित को मोटा खिलाड़ी कहा है। शमा मोहम्मद ने कहा है कि एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने रोहित की कप्तानी को बेअसर बताया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपना लिया है। बीजेपी इसे एक सेल्फ मेड चैंपियन का अपमान और बॉडी शेमिंग बता रही है। हालांकि जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, शमा मोहम्मद ने तुरंत दोनों पोस्ट को डिलीट कर दिया और मामले पर सफाई दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने शमा मोहम्मद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, अब या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह पर भारत का पताका लहराता है। और वहीं हरियाणा कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर रोहतक पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को एक खुफिया रिपोर्ट के बाद दिल्ली के नांगलोई से अरेस्ट किया गया। ADGP के राव ने रोहतक में प्रेस वार्ता में कहा कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने हिमानी नरवाल की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी। इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके
इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।